हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 3.1 करेंगे और वह भी बच्चों बहुत सरल तरीके से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका प्रश्न पहला है कि यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। मतलब यहाँ कुछ आकृतियां दी हैं, क्या करना है इनमें। ये कह रहा है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। मतलब ये जो आकृतियां दी हैं इनका वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण मतलब बच्चों छांटना है कि ये आकृतियां किस प्रकार की हैं। जैसे इसमें से कुछ आकृतियां साधारण वक्र होंगी, कुछ साधारण बंद वक्र, कुछ बहुभुज होंगी, कुछ उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सी आकृतियां किस प्रकार की हैं। देखिए, उसके लिए आपको इन आकृतियों से रिलेटेड जो थोड़ा सा बेसिक होता है वह सीखना पड़ेगा, फिर आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए पहले सीखते हैं इनका बेसिक। बेसिक में बच्चों सबसे पहले सीखेंगे हम वक्र क्या होता है। बच्चों, हम अपनी पेंसिल से कोई भी आकृति बनाएं, सब हमारी वक्र होंगी। जैसे हमने ये बनाया, ये वक्र है, ये वक्र है, सब हमारी वक्र हैं। ठीक है, आप वक्र को सीख गए। सीखना क्यों है? क्योंकि हमारा सबसे मेन टॉपिक यानी कि साधारण वक्र के लिए हमें वक्र सीखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं साधारण वक्र क्या होता है। बच्चों, साधारण वक्र की दो पहचानें होती हैं, दो शर्तों को उसे पूरा करना चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहली शर्त होती है कि आप अपनी पेंसिल से जो भी आकृति बना रहे हैं, आप उसको यदि बिना पेंसिल उठाए बना पाते हैं तो वह साधारण वक्र होगा। जैसे यदि हम एक वृत्त बनाते हैं, बताइए हमने कहीं पेंसिल उठाई नहीं, जब तक वृत्त बन नहीं गया हमने पेंसिल नहीं उठाई, तो ये हमारा साधारण वक्र हुआ। हम और भी कोई आकृति बनाते हैं, देखिए कहीं पेंसिल उठाई नहीं, तो ये भी हमारा एक साधारण वक्र हो जाएगा। ठीक है, हम और भी कुछ बना सकते हैं, हमने पेंसिल उठाई नहीं उठाई, तो ये भी हमारा साधारण वक्र होगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर दूसरी पहचान क्या होती है। दूसरी पहचान या दूसरी शर्त होती है बच्चों कि साधारण वक्र स्वयं को कभी काटता नहीं है। जैसे यदि मैं एक आकृति बनाता हूं ये, अब देखिए इसने यहां स्वयं को काट दिया, पेंसिल तो नहीं उठी लेकिन स्वयं को काट दिया, अपनी ही रेखा को काट दिया, तो ये हमारा साधारण वक्र नहीं होगा। ठीक है, यदि हम कुछ और बनाते हैं, पेंसिल तो नहीं उठाई मैंने लेकिन इसने यहां 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 स्वयं को काट दिया, तो ये भी हमारा साधारण वक्र नहीं होगा। ठीक है बच्चों, मतलब इसकी दो ही पहचान है। एक, आप इसे बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं, और दूसरा यह स्वयं को नहीं काटनी चाहिए। जैसे हम एक आकृति और लेते हैं, अब देखिए ये हमारी आकृति है, बिना पेंसिल उठाए बनाई है, लेकिन इसने कितनी जगह 1 2 3 और हो सकता है एक आध जगह और भी काट दिया हो। ठीक है, मतलब 3 जगह तो काटा ही काटा है, तो ये भी हमारा साधारण वक्र नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं साधारण बंद वक्र। देखिए बच्चों, जो साधारण वक्र की पहचान है वही साधारण बंद वक्र की पहचान है। कैसे? जैसे मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, यदि मैंने इसको यहां छोड़ दिया, ठीक है, तो ये खुला रह गया ना, तो ये साधारण वक्र तो हो जाएगा लेकिन साधारण बंद वक्र नहीं होगा। अगर मैं इसको यहां बंद कर देता हूं तो ये हमारा साधारण बंद वक्र हो जाएगा। जैसे यदि एक मैं वृत्त बनाता हूं, इसको मैंने यहां खुला छोड़ दिया, तो ये साधारण वक्र है, साधारण बंद वक्र नहीं होगा। और यदि ये मैंने बंद कर दिया होता तो ये साधारण बंद वक्र हो जाएगा। आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है ना, जैसे एक और लेते हैं, यदि हम एक आयत बनाते हैं, इसको यदि खुला छोड़ दिया तो ये साधारण खुला वक्र है, यदि बंद कर दिया तो साधारण बंद वक्र है। सीखे इतना बेसिक? चलिए, मुझे उम्मीद है पूरा सीख चुके होंगे। थोड़ा बहुत रह भी गया है तो जब हम सवाल करेंगे तब आप सीख जाएंगे इसे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों,
अगला टॉपिक है हमारा बहुभुज क्या होता है। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र। किससे बना बच्चों? रेखाखंडों से। जो रेखाखंडों से बना होगा ना और सरल बंद वक्र होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं बहुभुज, यानी कि वह बहुभुज कहलाता है। अब रेखाखंड क्या होते हैं आप जानते हैं। ये जो सीधी सी रेखा होती है ना, बस इसी को हम रेखाखंड कहते हैं। लाइन आप जानते होंगे। इन लाइनों से जो भी आकृति बनेगी वो सरल बंद वक्र होनी चाहिए, बहुभुज अपने आप बन जाएगा। कैसे? जैसे ये त्रिभुज है हमारा, ये किससे बना है? वक्रों से तो नहीं बना, रेखाखंडों से बना है, यानी कि लाइनों से बना है। इसमें देखिए एक लाइन ये रही, दूसरी और तीसरी, ये 3 लाइनों यानी कि 3 रेखाखंडों से बना है, इसीलिए इसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें 1 2 3 और 4 रेखाखंड है, इसीलिए इसको चतुर्भुज कहते हैं, क्योंकि 4 रेखाखंड है। ये देखिए इसमें 1 2 3 4 5 रेखाखंड है, इसीलिए इसे पंचभुज कहते हैं। ठीक है, ये सारे बंद वक्र है ना, चारों तरफ से बंद है, कहीं से भी खुले नहीं है और सरल भी हैं। ये एक दूसरे को नहीं काट रहे, मतलब कहीं भी ये स्वयं को नहीं काट रहे, इसीलिए यह बहुभुज है। और सरल बंद वक्र भी हैं और रेखाखंडों से बने हैं, इसीलिए ये बहुभुज हैं। ये षष्ठभुज है क्योंकि इसकी देखिए 2 3 4 5 6 रेखाखंड है, इसीलिए ये षष्ठभुज कहलाता है। ठीक है, अब बहुभुज को भी मुझे उम्मीद है बहुत आसानी से सीख चुके होंगे। चलिए अगला टॉपिक है बच्चों हमारा विकर्ण। ये क्या होता है? देखिए किन्हीं 2 शीर्षों को मिलाने वाली रेखा जो आसन्न ना हो विकर्ण कहलाती है। मतलब किसी भी आकृति के 2 शीर्ष का मतलब होते हैं कोने। जैसे ये एक शीर्ष है, ये एक शीर्ष है, ये एक शीर्ष है और ये भी एक शीर्ष है। अब वो कह रहा है कि किन्हीं 2 शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। अब ये जो किसी भी शीर्ष को ले लीजिए, वो दूसरे शीर्ष से मिलनी चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि जो आसन्न नहीं होनी चाहिए। बच्चों आसन्न का मतलब होता है अगल बगल के शीर्ष। जैसे हम इसको लेते हैं, पहले हम इस चतुर्भुज को नाम दे देते हैं A B C और D। अब हम किसी भी शीर्ष से शुरुआत कर सकते हैं। चलिए हम A से शुरुआत कर रहे हैं। अब इस A को हमें ऐसे शीर्ष से मिलाना है जो आसन्न नहीं होना चाहिए। आसन्न का मतलब अगल और बगल वाले। जैसे अब A है ना, A के बगल में कौन सा है? अगर हम दाहिनी तरफ के हैं तो ये B पॉइंट है, हम इसको इस शीर्ष से नहीं मिला सकते। अगर हम अपने इस साइड लें तो ये है हमारा ये वाला शीर्ष, हम इसको यहाँ पर भी नहीं मिला सकते। ठीक है, तो हम B से भी नहीं मिला सकते इसको और D से भी नहीं मिला सकते। तो फिर हमारे पास बचा क्या? सिर्फ बचता है C। यदि हम A को C से मिलाते हैं इस प्रकार, तो ये जो AC है ना रेखा, ये हमारा विकर्ण कहलाएगी। ठीक है, ये विकर्ण इन दोनों को 2 भागों में बांट देगा। चलिए क्या और भी कोई विकर्ण बन सकता है? अब B को D से भी मिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि B के A आसन्न है और इधर C आसन्न है, तो इससे भी नहीं मिलेगा, तो सिर्फ ये D से मिल सकता है। तो ये जो आयत था इसमें 2 विकर्ण हमारे बन गए। ठीक है, विकर्ण सीखे, इस प्रकार हम विकर्णों को भी रचना कर सकते हैं। समझ गए आप विकर्ण को भी? चलिए अगला टॉपिक है बच्चों हमारा उत्तल बहुभुज। ये क्या होता है? देखिए उत्तल बहुभुज की सबसे आसान पहचान है कि इसके सभी कोण 180 अंश से कम होने चाहिए। मतलब ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण 180 अंश से कम हो, ठीक है, वो हमारा उत्तल बहुभुज होगा। ठीक है, एक दूसरी शर्त भी है कि उत्तल बहुभुज के जो सभी विकर्ण है ना, वो बहुभुज के अंदर होने चाहिए। कहां पर होने चाहिए? अंदर। जितने भी विकर्ण बनेंगे, जितने भी बन सकते हैं, वो बहुभुज के अंदर होने चाहिए। ये 2 शर्तों को जो आकृति पूरा करेगी वह हमारा उत्तल बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमने ये यहाँ एक लिया है आयत। अब एक बात बताइए, आयत के जितने भी कोण हैं, ये और ये 180 अंश से छोटे हैं या बड़े हैं? जाहिर सी बात है ये 180 अंश से छोटे होते हैं। क्यों? 180 अंश किस प्रकार बनता है? ये जो सीधी रेखा होती है ये हमारी 180 अंश की होती है। ठीक है ना। अब ये
इससे जितने भी यहाँ कोण बनेंगे, ये जितने भी कोण बनेंगे सब 180 अंश से छोटे होंगे। और आयत के तो देखिए सीधी रेखा से यहाँ बन रहा है ये वाला कोण, तो ये तो 90 अंश के होते हैं। तो आयत के सभी कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के। सभी चारों कोण 90 अंश के होते हैं। यानी कि इसने पहली शर्त को पूरा कर दिया कि सभी कोण 180 अंश से कम है। दूसरा, अब इसके विकर्ण बनाते हैं। हमने अभी देखा था एक विकर्ण इसका यहाँ बनेगा और दूसरा बनेगा यहाँ, और दोनों विकर्ण ये बच्चों बहुभुज के अंदर हैं। तो आयत हमारा उत्तल बहुभुज है। ठीक है, समझ में आया? चलिए दूसरा इस पंचभुज को देखते हैं। देखिए इसमें भी जितने भी ये हमारे कोण हैं सब 180 अंश से कम है, कोई भी सीधी रेखा से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसने पहली शर्त को पूरा कर दिया। दूसरा, विकर्ण बहुभुज के अंदर होने चाहिए। हमने अभी देखा था कि ये जो पंचभुज है इसके सभी विकर्ण हमारे कहाँ बन रहे हैं? बहुभुज के अंदर। एक भी विकर्ण हमारा बहुभुज के बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो पंचभुज है ये भी हमारा उत्तल बहुभुज की पहचान हुई। ठीक है, यानी कि आप उत्तल बहुभुज को भी बहुत आसानी से सीख चुके हैं। चलिए अगला टॉपिक है बच्चों हमारा अवतल बहुभुज। बच्चों बोरियत तो नहीं हो रही? आपको लग रहा है कि सर प्रश्न तो करा ही नहीं रहे, इतनी बड़ी वीडियो अब तक बना दी। देखिए बच्चों, प्रश्न बहुत आसान है। प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपको इसे सीखना बहुत जरूरी है। यदि आप इसे नहीं सीखेंगे तो आप प्रश्न किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। बनाने को मैं अभी 10 मिनट की वीडियो बना देता और जो है आप प्रश्न को कर लेते, लेकिन उससे आपको अच्छे से समझ में नहीं आता। अभी वीडियो देखते शायद समझ जाते, लेकिन एग्जाम में आप इसके आंसर नहीं दे पाते। भविष्य में भी आप इन चीज़ों को नहीं सीख पाते। इसलिए किसी भी एक्सरसाइज को करते समय उसका बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो बड़ी हो रही है, हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समय इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ाई को लेके। ठीक है ना? तो आप सीखिए बेसिक को तसल्ली से। और फिर भी लग रहा है कि नहीं हमें बेसिक सीखना नहीं है, तो वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, वहां आप अपने सवालों को कर पाएंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बेसिक को सीखने के बाद अपने प्रश्नों को करें। ठीक है ना? चलिए देखिए अवतल बहुभुज की बात करते हैं कि कम से कम एक कोण 180 अंश से ज्यादा होना चाहिए। मतलब वह आकृति हमारी अवतल बहुभुज कहलाएगी जिसमें एक कोण 180 अंश से ज्यादा होगा। ठीक है, पहली पहचान तो ये है। दूसरी पहचान है कि कोई एक विकर्ण, मतलब उस आकृति का एक विकर्ण बहुभुज के बाहर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? बाहर। ठीक है, बाकी के सारे अंदर बन जाए, लेकिन एक विकर्ण बहुभुज के बाहर भी होना चाहिए। चलिए जैसे हमने ये आकृति ली है, देखिए ये कोण 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है। 90 अंश का क्यों है पता है ना? एक सीधी रेखा इस प्रकार की हमारी 90 अंश के कोण बनाती है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ये दोनों 90 अंश के हैं, ये 90 अंश से कम के हैं, ये भी 90 अंश से कम है, मतलब 180 से तो कम हो ही गए। ठीक है, अब लेकिन बच्चों ये वाला जो कोण है ये 180 अंश से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यदि हम इस भुजा को सीधे बढ़ाते, ठीक है ना, तो यहां ये बनता 180 का, लेकिन ये सीधे से और ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ये यूं आई और इधर चली गई, तो मतलब ये 180 अंश से ज्यादा का कोण है। कितने का है हमें नहीं पता, लेकिन ये जानते हैं हम कि ये 180 अंश से ज्यादा है। ठीक है, इसने पहली शर्त को पूरा कर दिया कि एक कोण 180 अंश से ज्यादा होगा। ठीक है, क्या दूसरा शर्त को भी पूरा कर रहा है? एक विकर्ण, अब देखिए इसका विकर्ण एक तो यहां बनेगा, ठीक है, एक यहां बन जाएगा, लेकिन एक विकर्ण देखिए ये यहां बन जाएगा, यहां पर। ठीक है ना, ये अगल बगल के भी कोण नहीं है, मतलब आसन्न कोण भी नहीं है, तो इसने दोनों शर्तों को पूरा कर दिया। तो ये आप अवतल बहुभुज को पहचानना सीखे, बहुत आसानी से सीख चुके होंगे। ठीक है ना? चलिए अगला टॉपिक है हमारा, देखिए बच्चों यहां हम सीखेंगे सम बहुभुज क्या होता है। ठीक है, इसकी जरूरत हमें अपने प्रश्न में पड़ेगी। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सम बहुभुज ऐसी आकृति जो सम हो, मतलब बराबर हो, यानी कि कोई भी बहुभुज जिसमें कुछ चीजें बराबर होंगी। कौन कौन सी? हम यहां पढ़ेंगे कि ऐसी आकृति जिसके सभी कोण
वह सभी भुजाएं बराबर या समान हो। मतलब हम कोई भी आकृति ले सकते हैं बहुभुज की जिसके एक तो सभी तो कोण बराबर होने चाहिए, क्या कोण, और सभी भुजाएं, यदि ये दोनों चीजें बराबर हैं तो वह हमारा समबहुभुज कहलाएगा। जैसे इस त्रिभुज को लेते हैं बच्चों, आप जानते हैं त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। यदि आपको कोई ऐसा त्रिभुज दिया जाता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, जैसे ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर की हो और ये भी 3 सेंटीमीटर की हो, तो यह भुजाओं के आधार पर तो सम है। अब इसके कोण भी बराबर होने चाहिए बच्चों। जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसके सारे कोण बराबर होते हैं, बराबर अंश के। मतलब जैसे कि ये 60 अंश का है तो ये भी 60 अंश का होगा और ये भी 60 अंश का होगा, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखिए 1 2 3 6 3 18 यानी कि 180 अंश हो गया, ठीक है। और ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसी तरीके से ये हमने एक चतुर्भुज बनाया है, इसकी चारों भुजाएं यदि बराबर हैं, जैसे ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 की होगी, ये भी 4 की और ये भी 4 की, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसके चारों कोण भी बराबर होंगे। वर्ग का एक कोण 90 अंश का होता है तो सभी 90 अंश के ही होते हैं। और ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? वर्ग, ठीक है। जैसे एक और लेते हैं, जैसे ये 6 भुजाओं वाला है सम षटभुज, इसकी सभी भुजाएं बराबर नाप की होंगी। यदि एक 5 सेंटीमीटर की है तो सभी 5-5 सेंटीमीटर की ही होंगी बच्चों, यही इसकी पहचान होगी, तभी ये सम षटभुज कहलाएगा, ठीक है। और इसके कोण भी बराबर होंगे। यदि हम इसको मानते हैं 120 अंश का कोण तो सभी 120 अंश के ही होंगे, ठीक है। यानी कि हमने देखा कि इस षटभुज की सभी तो भुजाएं बराबर हैं और सभी कोण भी बराबर हैं, तो इसीलिए इसे सम षटभुज कहा है हमने, ठीक है। आप समबहुभुज को सीख गए। अब चाहें तो ये यहाँ से प्रश्न उठेगा नहीं अभी फिलहाल इस एक्सरसाइज में, लेकिन फिर भी सीख लेते हैं। जब सम सीखा है तो विषम बहुभुज भी हम सीख ही लेंगे। ये क्या होते हैं कि ऐसे सभी आकृतियां जिसके सभी कोण व सभी भुजाएं असमान हो मतलब अलग अलग तरीके की हों, अलग अलग नाप की हों, वह आकृति हमारी विषम बहुभुज के अंतर्गत आएगी। जैसे ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजा और ये भुजा तीनों अलग अलग हैं, आपको दिख रही होंगी। जैसे ये 3 की है, ये 5 सेंटीमीटर की है और ये 7 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब कोण भी, ये 110 का है, ये होगा करीबन 50 का, ठीक है। तो ये होगा ऐसे ही करीबन 20 का, ठीक है। अब ये चतुर्भुज को लेते हैं, देखिए ये छोटी भुजा है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, ठीक है। इसी प्रकार इसके कोण भी अलग अलग नाप के हैं, ठीक है। इसीलिए ये दोनों आकृतियां कैसी हैं? विषम बहुभुज। बच्चों समझ में आया इतना बेसिक? मुझे उम्मीद है आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब करते हैं हम अपना प्रश्न। इसमें क्या दिया है? हमें वर्गीकरण करना है, ठीक है, कि कौन साधारण वक्र है, कौन साधारण बंद वक्र है, कौन बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है और अवतल बहुभुज है, ठीक है। हमने यहाँ सब कुछ लिख लिया है। देखिए सबसे पहली बात करते हैं ए से, कि हमें देखना है कि इसमें साधारण वक्र कौन कौन से हैं। देखिए हमें पता है साधारण वक्र की पहचान क्या होती है, कि हम उसे बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं। देखिए इसे बनाते हैं, इसे बनाने में बच्चों हमने कहीं अपनी पेंसिल उठाई? नहीं उठाई, तो ये हमारा साधारण वक्र होगा। और दूसरा, इसने स्वयं को कहीं काटा? नहीं काटा, तो वाकई में ये हमारा साधारण वक्र होगा। अच्छा, इसे बी को भी आप इसी के साथ कर सकते हैं। देखिए साधारण वक्र है तो ये बंद भी है, कहीं से खुला तो है नहीं, तो ये साधारण बंद वक्र भी हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के आंसर सेम ही हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं बच्चों, इस पर पेंसिल घुमाते हैं अपनी। देखिए बिना पेंसिल उठाए हमने इस आकृति को बना दिया और इसने स्वयं को कहीं काटा भी नहीं, तो ये भी हमारा साधारण वक्र हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहीं से खुला भी नहीं है, तो ये साधारण बंद वक्र भी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा करते हैं। देखिए इस पर पेंसिल घुमाई हमने, इसने यहाँ तो स्वयं को बना दिया, अब
ऊपर वाली लाइन बनाने के लिए हमें पेंसिल को उठाना पड़ा, ठीक है। जब हमने पेंसिल उठाई तब हमने इसे बना पाया, यानी कि पेंसिल उठ गई। तो अब ये हमारा साधारण वक्र नहीं होगा, और जब साधारण नहीं है तो यह साधारण बंद भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। चौथा करते हैं। देखिए, इसे जब हम बना रहे हैं तो पेंसिल कहीं उठी हमारी? नहीं उठी। इसने पहली शर्त को पूरा कर दिया कि साहब पेंसिल हमने नहीं उठाई, लेकिन इसने दूसरी शर्त को पूरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसने स्वयं को कई जगह पर इसने खुद को काट दिया है। जब काट दिया है तो ये साधारण वक्र नहीं होगा। जब साधारण वक्र नहीं होगा तो साधारण बंद वक्र भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला करते हैं। देखिए, इस पर पेंसिल घुमाते हैं हम। इसने बिना पेंसिल उठाए हमने इसे बना दिया, ठीक है। पहली शर्त पूरी। दूसरी, स्वयं को कहीं काटा नहीं, तो ये हमारा साधारण वक्र होगा, पांचवा, ठीक है। अब ये बंद है, कहीं से खुला तो है नहीं, तो ये साधारण बंद वक्र भी हो जाएगा, ठीक है। छठवां करते हैं। देखिए, कहीं पेंसिल उठी? नहीं उठी, तो साधारण वक्र हो सकता है, क्योंकि इसने स्वयं को कहीं काटा भी नहीं है, ठीक है। तो ये छठवां भी इसका आंसर हो गया, साधारण वक्र का। और कहीं से खुला नहीं है तो ये साधारण बंद वक्र भी होगा, ठीक है। अब इसे देखते हैं। कहीं पेंसिल उठ रही है? नहीं उठी, पहली शर्त को पूरा कर दिया। दूसरी शर्त, स्वयं को काटा नहीं है, तो ये साधारण वक्र हो जाएगा, ठीक है। और बंद है चारों तरफ से, तो साधारण बंद वक्र भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसे देखते हैं। देखिए, इसने गोला बना दिया। अब हमें पेंसिल उठानी पड़ेगी, तब हम इसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर पेंसिल उठाई, तब दूसरा गोला बनाया, यानी कि ये हाँ पेंसिल उठ रही है, तो ये भी हमारा साधारण बंद वक्र नहीं होगा, ठीक है। अब साधारण वक्र नहीं है तो बंद तो होगा ही कहाँ से, ठीक है। हमने 2 प्रश्न कर दिए। अब तीसरा है बहुभुज। बहुभुज की क्या पहचान थी बच्चों? कि वह रेखाखंडों से बनना चाहिए, ठीक है। केवल और केवल रेखाखंडों से। अब देखिए, रेखाखंडों से यहाँ कौन बन रहा है? एक तो ये वाली आकृति हमारी रेखाखंडों से बन रही है, ठीक है। तो लिख दीजिए, पहला है हमारा। दूसरा देखते हैं। देखिए, ये भी हमारा रेखाखंडों से बना है, तो इसका आंसर दूसरा भी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, ये रेखाखंडों से नहीं है, ये रेखाखंडों से है लेकिन ये खुद को काट रहा है, तो ये भी नहीं है हमारा। ये भी रेखाखंडों से नहीं बना, ये भी नहीं बना। ये रेखाखंड है लेकिन यहाँ वक्र भी है, तो ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। मतलब बहुभुज यहाँ हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 ही है, ठीक है। डी करते हैं, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज की पहचान क्या होती है बच्चों? कि उसके सभी कोण 180 अंश से कम होने चाहिए, ठीक है। देखते हैं, इसके ये कोण 90 का है, ये भी 90 का है, ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये वाला कोण 180 अंश से ज़्यादा है, यानी कि ये उत्तल बहुभुज नहीं हो सकता। इसे देखते हैं, ये 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 अंश से कम है, और ये भी 180 अंश से कम है, ठीक है। पहली शर्त को पूरा कर दिया। दूसरी शर्त क्या थी? कि सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर होने चाहिए, ठीक है। बनाते हैं। देखिए, ये विकर्ण अंदर है, ये विकर्ण अंदर है, और भी कोई विकर्ण बन सकता है? नहीं, तो ये हमारा उत्तल बहुभुज हो जाएगा। लिख देंगे हम, उत्तल बहुभुज की कौन सा है हमारा? दूसरा वाला। और कोई है? और तो बहुभुज ही नहीं है, तो उत्तल तो बाद में होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ई, अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज क्या होता है? उसकी पहचान कि एक कोण 180 अंश से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम एक कोण 180 अंश से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, इसमें है ये वाला कोण 180 अंश से ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी पहचान कि कम से कम एक विकर्ण बहुभुज के बाहर होना चाहिए। अब देखिए, इसमें एक विकर्ण तो यहाँ बनेगा, दूसरा विकर्ण यहाँ बनेगा, और तीसरा विकर्ण बनेगा यहाँ, ठीक है। 2 विकर्ण तो अंदर हैं, लेकिन ये वाला विकर्ण बहुभुज के बाहर है, ये हमारा अवतल बहुभुज होगा, ठीक है। लिख दीजिए, पहला है अवतल बहुभुज। बच्चों, सवाल तो समझ में आया? मुझे उम्मीद है आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2 वो कह रहा है कि समबहुभुज क्या है। देखिए आपको यहाँ प्रश्न पूछा है कि समबहुभुज क्या है। हमने अभी बेसिक में आपको सिखाया था कि ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण एवं सभी भुजाएं बराबर या समान हो या बराबर हो, एक ही बात है, समबहुभुज कहलाता है। मतलब ऐसा कोई भी बहुभुज जिसके सभी कोण बराबर होने चाहिए और सभी भुजाएं यदि बराबर हैं तो वह समबहुभुज कहलाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ परिभाषा लिख दी, आप भी इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है कि एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें पहला है कि 3 भुजाएं हों। मतलब एक ऐसा समबहुभुज आपको बताना है जिसकी 3 भुजाएं हों। देखिए हम 3 भुजाएं किसकी समान होती हैं आप जानते हैं, ऐसी आकृति होती है बच्चों त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज हमारी 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब यदि इसकी तीनों भुजाएं समान हैं तो इसके कोण भी समान होंगे। कितने कितने अंश के होंगे? 60-60 अंश के। ठीक है, जब कोण समान है और भुजाएं समान है तो ऐसा समबहुभुज कौन सा होगा जिसकी 3 भुजाएं समान होंगी? वह होगा हमारा समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, समझ में आया? 3 भुजाएं जिसकी समान होती हैं वो त्रिभुज होता है, और कौन सा वाला? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा है बच्चों 4 भुजाएं समान हो। अब ऐसी कौन सी बहुभुज होता है या ऐसी कौन सी आकृति होती है जिसकी 4 भुजाएं समान हो? हमने आपको बेसिक में भी सिखाया था कि देखिए 4 भुजाओं से तो ये आकृति बनती है और इसको हम क्या कहते हैं? वर्ग। ठीक है, जिसके सभी कोण 90-90 अंश के होते हैं। ठीक है, और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यदि एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो सभी 4-4 सेंटीमीटर की ही होंगी, और वर्ग के सभी कोण 90 अंश के होते हैं। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे कि 4 भुजाओं वाला समबहुभुज होता है हमारा वर्ग। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा है 6 भुजाएं। मतलब ऐसी आकृति जिसकी 6 भुजाएं हों और बराबर हों। अब ऐसी आकृति कौन सी होती है? वो है बच्चों ये देखिए, इसकी 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे एक भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 की होगी, ये भी 5 की, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। मतलब भुजाएं उसकी 5-5 सेंटीमीटर की हैं, सभी बराबर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोण की। यदि बच्चों इसका एक कोण 120 अंश का है तो इसके सभी कोण 120 अंश के ही होंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके कोण भी बराबर हैं, भुजाएं भी बराबर हैं, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? ऐसी आकृति को कहते हैं हम समषटभुज। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है आ रहे होंगे। बहुत आसान तरीके से सिखाने की कोशिश की है, बहुत अच्छे से आप सीख रहे होंगे। यदि आपने बेसिक सीखा है तो ये प्रश्न आपको बहुत सरल लग रहे होंगे। यदि बेसिक नहीं सीखा तो ये प्रश्न हो सकता है थोड़े से कठिन लग रहे हों। बच्चों इस प्रश्नावली में सिर्फ 2 ही प्रश्न थे जो कि हमने करा दिए। इसका मतलब यह प्रश्नावली यहाँ होती है समाप्त। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।